दोस्तों, पुष्प हमारे जीवन के एक अभिन्न अंग हैं, क्योंकि जब जन्म होता है तो फूलों की बरसात होती है और जब पूरी जीवन अवधि पूरी हो जाती है तो मृत्यु होती है, तब भी फूल चढ़ाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि फूल हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। इस चैप्टर को देखने से आपका एक भी OT टाइप का क्वेश्चन, 2 नंबर के प्रश्न शेष नहीं रहेंगे और पूरे में से पूरे अंक आप प्राप्त करेंगे। आप हमारे 12 वीडियो देख लेंगे तो आपकी 50% 50% बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आपके पास टाइम नहीं मिला या टाइम नहीं है तो आप सिर्फ 12 वीडियो देखें और 50% से अधिक आप अपनी बना लें। देखिए, जो पुष्प होते हैं, पुष्पों का अध्ययन दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, क्या कहलाता है? फ्लोरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? फ्लोरीकल्चर। पुष्पों का अध्ययन फ्लोरीकल्चर कहलाता है। परीक्षा में यही पूछते हैं कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। ठीक, तो यहाँ अपन कैसे गलती कर देते हैं, भूल जाते हैं काफ़ी समय बाद। लेकिन एक बात सोचो, पुष्पों को अपन क्या कहते हैं? पुष्पों को अपन फ्लोवर भी तो कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लोवर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्लोवर। FLOWER। तो इस फ्लोवर से ही बना है फ्लोरीकल्चर। तो परीक्षा में कभी भी पूछा जाए कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्लोरीकल्चर कहलाता है। कैसे याद रखोगे? इसका अंग्रेजी शब्द याद रखोगे, फ्लोवर। तो फ्लोवर का अध्ययन फ्लोरीकल्चर कहलाता है। इसी प्रकार मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, एक प्रश्न ऐसा आता है कि पराग कणों का अध्ययन किसका? जो परीक्षा में प्रश्न आए हैं, किसी न किसी परीक्षा में, 0 से लेकर हीरो माने नीट एग्जाम तक, वो अपन इसमें देखेंगे। 12th किसी भी स्टेट का बोर्ड का एग्ज़ाम हो, इससे एक भी प्रश्न आपका आउट नहीं हो सकता है। हम 87% की गारंटी लेते हैं, आप शर्त भी लगा सकते हैं। तो पराग कणों का जो अध्ययन है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी, ठीक है। पराग कणों का अध्ययन कहलाता है पैलिनोलॉजी। समस्या है, कैसे याद रखोगे? जब आप देखो, आपने बायोलॉजी ली है तो इंग्लिश टर्म जो हैं आपको आने चाहिए, याद कर लो। जब आप BSc करेंगे, नीट का एग्ज़ाम देंगे तो इंग्लिश के टर्म आपको आने चाहिए। ये कक्षा 1 की चीज़ है, कक्षा 7 की चीज़ है। परागकण जो होते हैं इनको अंग्रेजी में कहते हैं अपन पोलन ग्रेन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पोलन ग्रेन कहते हैं अंग्रेजी में। ठीक, तो अब क्या है? पोलन ग्रेन का अध्ययन पैलिनोलॉजी हो गया याद। यही तो अपन डिफीट खा जाते हैं। उसका इंग्लिश मीनिंग आपको पता नहीं है, उसका अर्थ पता नहीं है, तो अपन देखो याद करने में समस्या होती है। तो परीक्षा में कभी पूछा जाए कि पराग कणों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलिनोलॉजी कहलाता है। कैसे याद रखेंगे? क्योंकि हमें पता है पराग कणों को अंग्रेजी में कहते हैं पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन का अध्ययन पैलिनोलॉजी कहलाता है। इस तरीके से परीक्षा में प्रश्न आते रहते हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, हमारे इन वीडियो से प्रश्न आपका आउट नहीं होगा। ठीक है, तो जो पुष्प हैं अपने, पुष्पों में मेरे दोस्तों जनन कई प्रकार से होता है। पुष्प 2 प्रकार के होते हैं अपने। एक आपका होता है एकलिंगी पुष्प, एक होता है आपका एकलिंगी पुष्प, एक होता है आपका द्विलिंगी पुष्प। एकलिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प। जो द्विलिंगी पुष्प होता है उसमें बच्चों एक ही पुष्प पर नर भाग और मादा भाग उसमें होता है, एक ही पुष्प पर।
ठीक। नर भाग क्या होता है, मादा भाग क्या होता है? तो जो पुष्प का नर भाग है मेरे दोस्तों, नर कौन होते हैं? पुरुष होते हैं, तो पुरुष से ही बना है पुंकेसर। मादा को जनी भी कहते हैं, मादा को जनी भी कहते हैं, तो अपन जायंग भी बोल देते हैं, या मादा को स्त्री भी कहते हैं, तो अपन स्त्री केसर भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री केसर। तो हमने लिख दिया स्त्री केसर। तो ये पुष्प का पुरुष भाग है, ये पुष्प का मादा भाग है स्त्री केसर। अब देखो, एक समस्या एक है यहाँ पर कि स्त्री केसर की एक अकेली रचना हो, उसको अपन अंडप कहेंगे। क्या कहेंगे? अंडप, ध्यान रखें। और पुंकेसर जो है, अब हम देखते हैं पराग, किसको? पराग कण को देखते हैं। तो परागकण जो होते हैं वो लघु बीजाणुधानी में बनते हैं। इस तरीके से जो है परागकण होते हैं, इस तरीके से होते हैं परागकण। ये परागकण यहाँ बनते रहते हैं। तो लघु बीजाणुधानी पूछा जाता है कि पराग कणों को पोषण कौन देता है? तो परागकणों को, यहाँ जब परागकण बन रहे हैं, परागकण विकसित हो रहे हैं, तो पोषण जो है इस भित्ति से ही प्राप्त होगा। तो इस भित्ति को दोस्तों, मेरे दोस्तों, क्या कहते हैं? टेपिटम कहते हैं। क्या कहते हैं? टेपिटम। हर साल ये पूछा जाता है कि परागकण जो भित्ति, ये क्या है? भित्ति है, ये वॉल है। तो परागकण भित्ति की आंतरिक परत को या सबसे अंदर वाली परत को क्या कहते हैं? टेपिटम कहते हैं। तो टेपिटम कैसी परत है? एक आंतरिक परत है। टेपिटम कैसी परत है? टेपिटम एक आंतरिक परत है जो क्या करती है? विकसित हो रहे पराग कणों को पोषण प्रदान करने का ये काम करती है। आप परीक्षा में ये भी पूछ सकते हैं कि जो टेपिटम है बच्चों, ये किससे बनी होती है? ये किससे बनी होती है? तो टेपिटम जो है, ये टेपिटम जो है, ये बनी होती है सेल्यूलोज और पेक्टिन से। सेल्यूलोज व पेक्टिन। परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि परागकण भित्ति रचना की जो सबसे आंतरिक परत है, जो टेपिटम है, ये किससे बनी होती है? तो ये सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी होती है। ये सेल्यूलोज और पेक्टिन से बनी होती है। तो कई बार यही होता है कि या तो पहला पूछा जाएगा या अंत में पूछा जाएगा। तो सबसे बाहरी जो परत है, इसको भी देखो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये पूछा जाता है कि परागकण की जो बाहरी परत है, परागकण का जो बाह्यचोल है, ये बाह्यचोल है, ये आंतरिक चोल है, ये बाह्यचोल है, ये आंतरिक चोल है। तो जो बाह्यचोल है, परागकण भित्ति रचना की जो बाह्यचोल है, माने ये बाह्यचोल है आपकी, ये किससे बनी होती है? तो ये स्पोरोलेनिन से बनी होती है। किससे बनी होती है? स्पोरोलेनिन। परागकण भित्ति रचना की जो बाहरी परत है, जो बाह्यचोल है, ये किससे बनी होती है? बनी होती है स्पोरोलेनिन से। किससे बनी होती है? स्पोरोलेनिन से ये बनी होती है। ठीक है, और ये आपका हो गया। परीक्षा में इससे जो है हमेशा आपके प्रश्न पूछे गए हैं। इससे एक भी प्रश्न आपका जो है आउट नहीं हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखना। आप हमारे प्रश्न वाले वीडियो देखें और बायोलॉजी में 100 में से 100 अंक प्राप्त करें, माना 70 में 70, और प्रैक्टिकल में जो है आपके मिल ही जाएंगे पूरे में से पूरे, कोई दिक्कत नहीं है आपकी। हम देख लेते हैं जनन के बारे में। जनन दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका मेरे दोस्तों लैंगिक, एक होता है आपका अलैंगिक। लैंगिक जनन में 2 जनक भाग लेते हैं और अलैंगिक जनन में 1 जनक भाग लेता है।
ये परीक्षा में हजारों बार कई बार पूछा गया। तो जनन कैसे होता है उसको जानने से पहले अपन को पुष्प का जो नरभाग है और मादा भाग है उसको जानना बहुत जरूरी है पहले। तो जो पुष्प होता है आपका, पुष्प होता है जब तने में हार्मोनल परिवर्तन होते हैं तो ये पुष्प बन जाता है। अब पुष्प जो होते हैं एक लिंगी हो सकता है, दो लिंगी हो सकता है। जब पुष्प खुल जाता है तो परागकण उड़ करके वर्तिकाग्र पे पहुंच जाते हैं तो परागण हो जाता है। तो पुष्प जो है दो प्रकार के हो सकते हैं। एक तो पुष्प हो सकते हैं उन्मील प्रकार के, एक पुष्प हो सकता है आपका अनुन्मील। देखो उन्मील कभी सुना होगा आपने, उन्मुक्त माने खुला, उन्मुक्त माने स्वच्छंद, उन्मुक्त पक्षी सुने होंगे आपने, कहीं भी वो आ जा सकते हैं। तो उन्मील पुष्प जो वो होते हैं जो जीवन में कभी ना कभी वो खुल जाते हैं, मानो इसकी जो बाह्य दलपुंज है, दलपुंज है वो खुल जाता है, वो हो गया उन्मील पुष्प। तो जो पुष्प जीवन में कभी न कभी एक बार खुलते हैं उन्हें उन्मील पुष्प कहते हैं, और जो पुष्प जीवन में कभी नहीं खुलते हैं उन्हें अनुन्मील पुष्प कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। जो पुष्प जीवन में कभी नहीं खुलते हैं उन्हें अनुन्मील पुष्प कहते हैं। अ माने नहीं, अनुन्मील पुष्प कहते हैं। अनुन्मील पुष्प का परीक्षा में कई बार उदाहरण ये आया है कि उसका उदाहरण बताओ, तो वो है आपका कॉमेलाइना। अनुन्मील पुष्प का एक उदाहरण बताइए, वो कौन सा है? कॉमेलाइना। अब है आपका कि निषेचन क्या है। निषेचन क्या है? निषेचन क्या है? तो नर युग्मक, क्या? नर युग्मक और मादा युग्मक, नर युग्मक और मादा युग्मक जब मिल जाते हैं, माने इसे कहते हैं संलयन। जब नर युग्मक और मादा युग्मक का संलयन होता है तो इसे निषेचन कहते हैं। ये आपको यहाँ ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नर युग्मक और मादा युग्मक का जब संलयन होता है तो इसे निषेचन कहते हैं। नर युग्मक का मादा युग्मक से जुड़ जाना संलयन कहलाता है। एक होता है आपका द्विनिषेचन, एक होता है आपका द्विनिषेचन माने डबल फर्टिलाइजेशन। तो द्विनिषेचन की खोज की थी नवाश्चन ने। कैसे याद रखेंगे? देखो द्विनिषेचन माने डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की थी नवाश्चन ने। कैसे याद रखें? तो कोई क्या लिखा है? निषेचन, नवाश्चन। तो एक ट्रिक से याद करने की, द्विनिषेचन की खोज की थी नवाश्चन ने, SG नवाश्चन ने। सिर्फ आपको नवाश्चन याद रखना है। द्विनिषेचन की खोज की थी नवाश्चन ने। किसने की थी? नवाश्चन ने। ठीक है। द्विनिषेचन में क्या होता है? द्विनिषेचन को अपन त्रिक संलयन भी कहते हैं। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। द्विनिषेचन को त्रिक संलयन भी कहते हैं। त्रिक संलयन भी कहते हैं। त्रिक माने ट्रिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड। इसमें ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है। इसमें ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है द्विनिषेचन में। तो द्विनिषेचन की खोज की थी नवाश्चन ने। द्विनिषेचन को त्रिक संलयन भी कहते हैं। द्विनिषेचन में जो न्यूक्लियस बनता है वो कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस इसमें होता है। तो ये अपना हो गया है।
अब होता है परागण। क्या होता है? परागण। जब जब परागकोश के परागकण जब पुष्प के परागकोश के परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं तो इसे परागण कहते हैं। या पुष्प के परागकोश के परागकणों का वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है। परागण कई प्रकार से हो सकता है और जो माने पर परागण होता है वो कई प्रकार से होता है। तो वो अपन परीक्षा में यहाँ कई बार पूछे गए हैं, वो अपन देखते हैं। ठीक है, जैसे कि पक्षियों द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है? आर्निथोफिली। पक्षियों द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है? आर्निथोफिली। ठीक है, ऐसा ही प्रश्न आता है, जल द्वारा परागण किसमें होता है? जल द्वारा परागण किसमें होता है? ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो ये होता है आपका बेसिलनेरिया में। जल द्वारा परागण किसमें होता है? बेसिलनेरिया में। फिर परीक्षा में ऐसा भी कई बार पूछा गया है कि कीटों द्वारा होने वाला परागण, ये भी पूछा गया आपका कई बार। कीटों से या कीटों से होने वाला परागण, क्या कहलाता है? एंटीमोफिली कहलाता है। कीटों से होने वाला परागण क्या कहलाता है? कीटों द्वारा होने वाला परागण क्या कहलाता है आपका? एंटीमोफिली कहलाता है। जल द्वारा होने वाला परागण माने जल द्वारा परागण किसमें होता है? बेसिलनेरिया में होता है। और पक्षियों द्वारा होने वाला परागण आर्निथोफिली कहलाता है। आर्निथोफिली। अब देख लेते हैं सबसे बड़ा पुष्प। जो पुष्प होते हैं बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। तो सबसे बड़ा पुष्प कौन है? सबसे बड़ा पुष्प ये है आपका रेफलीशिया। पूछा जाता परीक्षा में, सबसे बड़ा पुष्प है रेफलीशिया आर्नोल्डाई। और सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? तो यह है बॉल्फिया। कौन सा? बॉल्फिया माइक्रोस्कोपिका। आप सिर्फ बॉल्फिया याद रख सकते हैं। तो ये पुष्प, सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफलीशिया। और सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? बॉल्फिया माइक्रोस्कोपिका। अब जो पुष्प होते हैं आपके, उस पुष्प में 3 प्रकार की इंपॉर्टेंट रचनाएं होती हैं मादा भाग में। तो जो आपका अंडप होता है, जो क्या होता है आपका अंडप होता है, निचला फूला हुआ भाग दोस्तों क्या कहलाता है? वो आपका अंडाशय कहलाता है। अंडाशय के ऊपर की रचना कहलाती है वर्तिका। क्या कहलाती है? वर्तिका। सबसे ऊपर की रचना माने अग्र रचना वर्तिकाग्र। क्या कहलाती है? वर्तिकाग्र कहलाती है। ठीक है, तो पुष्प जो होता है उस पुष्प में जो मादा भाग है वो आपका अंडप कहलाता है, माने कार्पल कहलाता है। ठीक,
तो कार्पल की 3 रचनाएं होती है। सबसे निचला जो फूला हुआ भाग होता है वो अंडाशय कहलाता है, और ऊपर माने वर्तिकाग्र और अंडाशय को जो जोड़ने वाली रचना होती है वो वर्तिका होती है। सबसे ऊपर की रचना होती है वो होती है वर्तिकाग्र। परीक्षा में प्रश्न ऐसे भी बनता है कि सबसे लंबा वर्तिकाग्र, सबसे लंबी वर्तिका और वर्तिकाग्र किसमें होती है, तो वो होती है आपकी मक्का में। प्रश्न ये कई बार पूछा गया है कि सबसे लंबी वर्तिका और वर्तिकाग्र किस पुष्प में मिलती है, किसके पुष्प में मिलती है, तो मक्का के पुष्प में सबसे लंबी वर्तिका और वर्तिकाग्र मिलती है। मक्का के पुष्प में सबसे लंबी वर्तिका और वर्तिकाग्र। ठीक है, तो यहां लिख देते हैं लंबी वर्तिका और लंबी वर्तिका किसमें मिलती है, मक्का के पुष्प में मिलती है। और आप सभी जानते हैं पुष्प में जो नर भाग में अंडाशय होता है, ठीक, अंडाशय होता है। तो अंडाशय होता है तो अंडाशय से क्या बनता है, फल बनता है। अंडाशय से क्या बनता है, फल बनता है, और बीजांड से बनता है बीज। बीजांड से क्या बनते हैं, बीज बनते हैं। बीजांड से बीज बनते हैं, तो ये हमने लिख दिया बीजांड। क्या लिख दिया, बीजांड। तो बीजांड पर कई बार परीक्षा में प्रश्न आया है कि बीजांड क्या है, अध्यावरणों से घिरी। जो बीजांड है, अध्यावरण माने बाहरी आवरण, तो बीजांड अध्यावरणों से घिरी कोशिकाओं, ये क्या है, सेल लिख दी हमने, क्या लिख दी, कोशिकाएं लिख दी। तो बीजांड जो है अध्यावरणों से घिरी कोशिकाओं का एक पुंज है। बीजांड क्या है, अध्यावरणों से घिरी कोशिकाओं का एक पुंज है आपका बीजांड। यही परीक्षा में देखो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, एक कई बार आपका परीक्षा में पूछा गया। अब क्या है आपका, ध्यान देते जाएं। अंडाशय से मेरे दोस्तों फल बनता है। क्या बनता है, फल। तो एक सत्य फल बनता है और एक आपका असत्य फल बनता है। अंडाशय से 2 फल बनते हैं, एक सत्य और एक असत्य। तो असत्य फल जो होता है इसको अपन कूट फल भी कहते हैं और इसको अपन आभासी फल भी कहते हैं। इसके एक ही नाम है, ध्यान आप जरूर दें। अब असत्य फल क्या है, कूट फल क्या है, आभासी फल क्या है, और ये होता किस में है, तो मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, ये असत्य फल या कूट फल है, ये होते हैं सेब में, एप्पल में। आप कहोगे सर सत्य फल क्या होता है, तो बिल्कुल हमने क्या बोला कि जो अंडाशय है, अंडाशय से बनता है फल। अंडाशय से जो फल बने, अंडाशय के निषेचन से जो फल बने वो होता है आपका सत्य फल। लेकिन कुछ ऐसे फल पाए गए जिनमें पुष्पासन भी भाग लेता है। क्या लेता है, जिनमें पुष्पासन भी भाग लेता है, उसको अपन कहते हैं असत्य फल, आभासी फल। बेपुष्प जिनमें फलों के निर्माण में पुष्पासन भी भाग लेता है, आभासी फल या कूट फल या असत्य फल कहते हैं। तो सेब में ये आपका असत्य फल देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये परीक्षा में देखो, ये एक बार नहीं, ये कई बार आपका परीक्षा में पूछा गया। अब आप सभी को पता है बीजांड से बनता है बीज। ठीक, बीजांड से बनता है बीज। बीज जब प्रसुप्त अवस्था में होता है, कैसा, प्रसुप्त अवस्था में होता है, तो बीज रहता है, माने ये अक्रियाशील अवस्था में ये रहेगा। कैसा रहेगा, ये अक्रियाशील रहेगा, तो ये बीज बना रहेगा। लेकिन इसको जैसे ही अनुकूल परिस्थितियां मिल जाती हैं,
अनुकूल परिस्थितियाँ मिल जाती हैं तो आपको पता है बीज में रहता है मेरे दोस्तों भ्रूण। क्या रहता है बीज में? भ्रूण रहता है। बीज में भ्रूण रहता है। और भ्रूण से फिर क्या पौधा बनेगा या फिर माने एक जीव बन जाएगा। तो परीक्षा में कई बार एक प्रश्न भी पूछा गया है, ऐसे आपने देखा होगा एक बीज से सिर्फ एक भ्रूण बनता है, माने एक बीज से एक भ्रूण आपका बनता है। लेकिन कई बार ये होता है कि एक बीज से कई सारे पौधे निकल आते हैं। इसका मतलब है कि उस बीज में एक से अधिक भ्रूण हैं। एक से अधिक भ्रूण हैं। कैसे? एक से अधिक भ्रूण है। तो परीक्षा में प्रश्न कई बार आता है बहुभ्रूणता। क्या आता है? बहुभ्रूणता किसे कहते हैं? क्या परिभाषा है? जब किसी एक बीज में एक से अधिक भ्रूण उपस्थित होते हैं तो इसको बहुभ्रूणता कहते हैं। जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण उपस्थित होते हैं तो इसको बहुभ्रूणता कहते हैं। अब कभी उदाहरण पूछ लें कि एक आध ऐसे उसका नाम बता दो बीज का। बिल्कुल सही बात। सिट्रस। आपको परीक्षा में लिखना पड़ेगा सिट्रस। ठीक है, ये आपका ओटी टाइप के क्वेश्चन में भी आ सकता है। ठीक है, और सिट्रस पौधे हो गए। आम में भी ऐसा होता है, नींबू, आम, नींबू, सिट्रस। ये दो को परीक्षा में आपसे कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि जो आवृतबीजी पौधे होते हैं, कैसे पौधे होते हैं? जो आवृतबीजी पौधे होते हैं, ठीक, जो आवृतबीजी पौधे होते हैं, इनमें जो भ्रूणपोष होता है, वो कैसा होता है? तो आवृतबीजी पौधों में मेरे दोस्तों, मेरे बच्चों, जो भ्रूणपोष होता है वो त्रिगुणित भ्रूणपोष होता है। कैसा होता है? त्रिगुणित भ्रूणपोष होता है। अब नाम से स्पष्ट है, पोष माने पोषण का काम। पोषण का काम जब करेगा ये भ्रूणपोष, जब इसमें भोज्य पदार्थों का संग्रह हो। भोज्य पदार्थों का संग्रह हो। ये परीक्षा में कई बार आया, तो ध्यान दो। भ्रूणपोष का काम क्या है? भ्रूण को पोषण देना। भ्रूणपोष में ऐसा आया, भ्रूणपोष में किसका संग्रह होता है? तो भ्रूणपोष में भोज्य पदार्थों का संग्रह होता है। आवृतबीजी पौधे माने एंजियोस्पर्म प्लांट, एंजियोस्पर्म पौधे। तो आवृतबीजी पौधों में जो भ्रूणपोष होता है, ठीक है, जो एंडोस्पर्म होता है वो होता है आपका त्रिगुणित। भ्रूणपोष का मुख्य काम क्या है? पोषण प्रदान करना। जिस तरीके से परागकणों को पोषण कौन प्रदान करता है? टेपिटम करता है। तो यहाँ पर भ्रूण को पोषण कौन देता है? भ्रूणपोष। और भ्रूणपोष पोषण इसलिए देता है क्योंकि भ्रूणपोष में जो है भोज्य पदार्थों का इसमें जो क्या होता है, इसमें संग्रह होता है। अब कभी कभी परीक्षा में ऐसा भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि ये बताओ, आम का जो फल है, कैसे फल का उदाहरण है? एक कई बार पूछा गया, तो आम एक डूब फल का उदाहरण है। आम एक डूब फल का उदाहरण है। परीक्षा में ये भी कई बार पूछा गया, केला कैसे बनता है? केला किस प्रकार का फल है? तो केला पार्थिनोकार्पिक फल है। पार्थिनोकार्पिक। केला क्या है? केला पार्थिनोकार्पिक फल है। केला कैसा फल है? पार्थिनोकार्पिक फल है। माने जो अंडाशय होता है आपका, जो अंडाशय होता है, इसका जब निषेचन होता है, ठीक, अंडाशय होता है तो निषेचन होता है, तो अंडाशय से मेरे दोस्तों बनता है फल। ठीक, इसके अलावा
जो अंडाशय भित्ति होती है उससे बनती है फल भित्ति। जो फल होता है उसके आसपास जो उसकी भित्ति होती है फल भित्ति, तो अंडाशय से फल बनता है और अंडाशय भित्ति से फल भित्ति बनती है। अब क्या होता है, कभी कभी ऐसा होता है अंडाशय से बना फल, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बिना निषेचन के ही कभी कभी फल बन जाता है। बिना निषेचन के कभी कभी फल बन जाता है, बिना निषेचन के, अमान्य नहीं। तो इसको क्या बोलेंगे, अनिषेक जनित। अनिषेक जनित, देखो निषेचन से फल बनता है वो तो आपका वही फल हो गया, इसको बोलेंगे सत्य, इसको बोलेंगे क्या, फल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, फल बोलेंगे। लेकिन कभी कभी बिना निषेचन के ही फल बन जाता है, बिना निषेचन के ही फल बन जाता है, माने अमान्य नहीं, तो ऐसे बोलेंगे अनिषेक जनित फल। इसको ही मेरे दोस्तों अपन कहते हैं अंग्रेजी में पार्थिनो कार्पिक फल। जो कि अपन ने अभी बताया था कि कोई एक पार्थिनो कार्पिक फल बता दो, तो वो हमने आपको बताया था कि केला एक पार्थिनो कार्पिक फल का उदाहरण है। अब जो आपका पॉलीगोनम प्रकार का एम्ब्रियो सेक है, पॉलीगोनम प्रकार का जो भ्रूण पोष है उसमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं। ध्यान दें, पूछा जाता है कि जो भ्रूणपोष है, आवृतबीजियों का जो भ्रूणपोष है उसमें 7 कोशिकाएं, कई बार पूछा गया है 7 कोशिकाएं वह 8 केंद्रक होते हैं। ये आपका हजारों बार पूछा गया। पॉलीगोनम प्रकार का जो भ्रूण पोष होता है उसमें 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं। ये आपका देखो कई बार पूछा गया। अब खाने वाली बात आ जाए, अपन किसका क्या खाते हैं ये भी पूछा जाता है। जैसे नारियल है आपका, क्या है आपका, नारियल, आपका नारियल है। तो नारियल का जो खाने वाला भाग है, नारियल का जो खाने वाला भाग है वो है आपका भ्रूण पोष। नारियल का खाने वाला भाग भ्रूण पोष है। नारियल का खाने वाला तरल भाग क्या है, भ्रूण पोष है। अब जो लीची है, लीची का क्या खाते हैं अपन, लीची का जो खाने योग्य भाग है वो एरेल होता है। लीची का जो खाने वाला भाग है वो आपका क्या होता है, वो आपका एरेल होता है। ठीक है, ये परीक्षा में देखो आपके कई बार पूछे गए। अब हम इसके बाद आपको थोड़े बहुत ओटी टाइप के क्वेश्चन देंगे। आपका ये चैप्टर वैसे कंप्लीट हो चुका है। आप हमारे 2 नंबर 3 नंबर वाले प्रश्न जरूर देखें। इतनी सिंपल भाषा है कि आप एक बार वीडियो देख लो, ज़िंदगी भर आप भूल नहीं सकते हो। ज़िंदगी भर याद कराने की आपको गारंटी है। 70 में 70 अंक आपके आएंगे। आपको बस वीडियो हमारे पूरे देखने हैं और आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।